Good morning to all of you students. Today I am going to teach you next chapter of the economics. Next chapter name is money and credit. आज आपको मनी एंड क्रेडिट पढ़ना है, ठीक है ना। मनी एंड क्रेडिट ये आप जानते हैं। तो ये है आपका चैप्टर नंबर थर्ड है ये, ठीक। ये थर्ड चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, और उस मनी एंड क्रेडिट में आपका टॉपिक है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ये चैप्टर नेम और ये टॉपिक नेम है आपका। तो इसमें आप देखिए कि मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज अर्थात मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है, अर्थात किसी भी चीज़ को, किसी भी गुड्स को क्या करना, एक्सचेंज करना, बदलना, ठीक ना। ये चीज़ मतलब कि आप मनी ही मीडियम बना दे, पैसे से कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हो, तो एक्सचेंज ही होता है। क्या एक्सचेंज होता है? आप पैसा देते हो, सामान लेते हो, तो इसको माध्यम बना दिया गया, ठीक है। अभी आप पढ़ेंगे पूरी स्टोरी कि पहले माध्यम क्या था, ठीक है। ये मनी क्यों जो है लाया गया माध्यम के रूप में, इसको क्यों लाया गया, और भी चीज़ें थी, उसको देखेंगे पूरा बात समझ में आपको आ जाएगा। वो और पॉइंट, इस टॉपिक के पॉइंट आपके सामने हैं, इसको देखते चलिए, जो बताता है उसको हम समझते चलिए। अब देखिए इसमें पहला ही पॉइंट इसमें दिया गया है कि बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी है, ठीक है, कि ये बार्टर सिस्टम क्या होता है। तो बार्टर सिस्टम इज अ कंडीशन इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी। अब यहाँ देखिए कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, उसमें गुड्स को एक्सचेंज किए जाते हैं विदाउट द यूज ऑफ मनी, मतलब बिना पैसे का उपयोग किए, बिना पैसे का इस्तेमाल के, ऐसे डायरेक्टली जो है चीज़ें आदान प्रदान की जाती हैं। अर्थात जैसे किसी के पास मान लो अनाज है, हाँ, तो अनाज को जो है वो लेकर दूसरा अनाज ले लेता है, अपना दे करके दूसरा ले लेता है। या सामान का जो अदला बदली जो कर ले, हमको ये आवश्यक है, इसके लिए हमको आवश्यक है चावल, तो चावल ले लिया हम, और उसके पास गेहूँ है, गेहूँ दूसरे को दे दिया। अब जिसके पास चावल है उसको गेहूँ की आवश्यकता है, तो वो गेहूँ ले लिया और ये चावल ले लिया। तो मतलब कि दोनों पार्टीज़ को क्या होना पड़ता है, उसमें एग्री होना पड़ता है दोनों पार्टियों को, ठीक है। दोनों पार्टियाँ एग्री होती है, उस सिस्टम का नाम भी है जहाँ पर दोनों पार्टियाँ एग्री होकर के गुड्स का एक्सचेंज कर लेती है ना, उस सिस्टम का भी नाम है। तो अगला देखिए उसी में वही आ जाएगा, अगले पॉइंट में वही सिस्टम दिया गया है। तो ये पहले आप समझ लिया बार्टर सिस्टम, कि बार्टर सिस्टम इज अ कंडीशन इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। ये होता है, पहले आप समझते चलिए एक एक पॉइंट मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज में। अभी देखेंगे समझ में आता जाएगा आपको कि क्या क्या हुआ, फिर तब लास्ट में मनी का जो है एक्सचेंज के रूप में इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ देखिए पहला पॉइंट हो गया आपका। अब इसमें क्वेश्चन भी बन गया, व्हाट इज बार्टर सिस्टम। आप समझ जाएंगे बार्टर सिस्टम में ये होता है, ठीक है। उसमें सामानों का अदला बदली कर लेते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट कि एन एसेंशियल फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम। देखिए बार्टर सिस्टम का एक इसेंशियल फीचर है, ये एक आवश्यक फीचर है, एक आवश्यक लक्षण है, उसका पहचान है बार्टर सिस्टम का। क्या? इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ये बार्टर सिस्टम का एक इसेंशियल फीचर है, ठीक है। एक आवश्यक जो है उसकी पहचान है इसकी बार्टर सिस्टम की पहचान क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। आप समझिए आप कि बार्टर सिस्टम में विदाउट यूज ऑफ मनी जो है गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो सपोज दैट कि अगर आपके पास एक जो है पोटैटो है, काफ़ी पोटैटो आपके पास पोटैटो है, उस पोटैटो को आप दे करके आप चाहते हैं कि हमको जो है राइस मिल जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब राइस वाला जो राइस सेलर है उसके पास आप जाएंगे तो उसको ज़रूरी है कि पोटैटो ले या ना ले। बात ये है ना कि उसको पोटैटो ले, उसको पोटैटो आवश्यक है कि नहीं है। अगर उसको आवश्यक नहीं है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, दूसरे राइस वाले के पास जिसको पोटैटो आवश्यक है। इसके लिए क्या कर रहे हैं आप, बहुत सर्च करना पड़ रहा है कि कौन सा ऐसा राइस सेलर है जिसको पोटैटो की नीड है। अगर पोटैटो की नीड होगी तब तो आपकी बात बन जाएगी, ठीक है, और आप उससे राइस ले लेंगे, ठीक। इस तरह करेंगे आप। तो अब इसमें बहुत ही कठिनाई है, उसको खोजना पड़ रहा है, ढूंढना पड़ रहा है कि कहाँ पर ऐसा राइस सेलर है जिसको कि पोटैटो की आवश्यकता है, ठीक ना। तो ये इसको क्या कहा जाता है, इस सिस्टम को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहा जाता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, डबल मतलब दोहरा,
कोइंसिडेंस मीन्स संयोग, उसको हिंदी में बोलते हैं मतलब कि दोहरा संयोग बन जाए जहाँ पर, अर्थात दोहरा संयोग बनने का मतलब ये है कि हमारी जो हम बेचना चाहते हैं उसको अगली पार्टी है वो ले ले, और वो जो बेचना चाहता है हम ले लें, तब कहते हैं कि ये दोहरा संयोग बन गया। तो इसे दोहरा संयोग कहते हैं हिंदी में। लेकिन आप ये जानिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, और ये होता क्या है अभी जान लीजिए कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट इज अ सिस्टम इन विच बोथ द पार्टीज, बात समझ गए ना, सेलर एंड बायर, खरीदने वाला और बेचने वाला, बोथ द पार्टी सेलर एंड बायर हैव टू एग्री, उनको एग्री होना पड़ता है, हैव टू एग्री होना पड़ता है, टू बाई एंड सेल ईच अदर्स कमोडिटीज, अर्थात एक दूसरे की मतलब उनको क्यों एग्री होना पड़ता है, एक दूसरे के कमोडिटीज को खरीदने और बेचने के लिए, अर्थात जो बेचना चाहता है वो बेच ले, जो खरीदना चाहता है उसको खरीद ले, एक आपस में वो खरीद और बेच लें। ठीक, ये चीज़ होता है कि तो यहाँ पर अब बात समझ लीजिए फिर से एक बार कि, और ये बार्टर सिस्टम का ही एक क्या है, ये उसी बार्टर सिस्टम का ही एक फीचर है। बार्टर सिस्टम भाई यहाँ भी तो सामान का मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट में क्या हो रहा है, सामान जो गुड्स हैं कमोडिटीज हैं, ठीक है, कमोडिटीज मीन्स हियर कि गुड्स, जो गुड्स कमोडिटीज हैं उसी का तो एक्सचेंज हो रहा है ना, विदाउट द यूज ऑफ मनी, उसी का यूज हो रहा है। लेकिन अब ये क्या है, बार्टर सिस्टम का ही एक पहचान है, ठीक है, बार्टर सिस्टम की ये पहचान हो गई। तो अब बार्टर सिस्टम क्या होता है उसको भी आपने जान लिया कि बार्टर सिस्टम क्या चीज़ है, ये भी आप जान लिए। अगर पूछा गया व्हाट और ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट भी जान गए, व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, या व्हाट डू यू मीन बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज अ सिस्टम इन विच बोथ द पार्टीज सेलर एंड बायर हैव टू एग्री टू बाई एंड सेल ईच अदर्स कमोडिटीज। ठीक, ये चीज़ हो गया, ये भी आप समझ गए। आपके बुक में एग्जाम्पल में उसी का मतलब राइस का और एक शू मेकर है उसका एग्जाम्पल दिया गया है। अब आप एग्जाम्पल तो कोई भी दे सकते हो ना, जरूरी थोड़ी है कि जो बुक में है वही आप देंगे, तो कोई दे देगा, कंसेप्ट आपको है कोई भी देंगे, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड पॉइंट इसमें दिया गया है, देखिए, मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो मनी है ये क्या करती है, मनी, अब यहाँ बात आ गई मनी की कि मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट, मनी जो है काम करती है, किसका काम, किस रूप में काम करती है, एक इंटरमीडिएट, एक माध्यम का काम करती है इन द एक्सचेंज प्रोसेस, एक्सचेंज प्रोसेस में एक माध्यम का काम करती है मनी। भाई मनी आपके पास है, देख कर अब मनी अगर आपके पास है तो ये अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि हम राइस वाले के पास हम लेना चाहते हैं, पोटैटो देना चाहते हैं, राइस वाला हमें वो राइस वाला पोटैटो लेगा या नहीं लेगा। अब ये इसमें आपको नहीं सोचना है, आपको सोचना ही नहीं, आपने मनी दिया, राइस लिया, सीधे सीधे, ठीक है। और कोई आपको मनी देगा, पोटैटो आपसे ले लेगा, जो भी सामान आपके पास उपलब्ध है मनी दे करके आपसे ले लेगा, आपके पास मनी हो गई, उस मनी से अब आप चाहे जिसके जैसे आप करते हो वैसे सारे लोग करते हैं। अब आप उसी मनी से पैसा दे दिए राइस वाले को, राइस आपने ले लिया, उसके पास पैसा होगा, उसको मान लो सूज की आवश्यकता है, वो सूज जाके ले लेगा, उसको और आवश्यकता है फीट की, फीट जाके उसी पैसे से ले लेगा। आप सब जैसे एक व्यक्ति के साथ जो चीज़ें घटित होती है वही सारे लोगों के साथ घटित होती है, ठीक ना। तो मनी सारे समस्या को दूर कर दिया, ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इसको ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर बात यही है ना कि ये जो है क्या करती है कि मनी एक्ट्स एज इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस एंड eliminates द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। और डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की ये जो डिफ़िकल्टी है इसको भी एलिमिनेट कर देती है। एलिमिनेट मतलब समाप्त कर देना, ठीक है, इसको भी समाप्त कर देती है, एलिमिनेट कर देती है, ठीक। किसको, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को। मनी आ गया तो अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की आवश्यकता ही नहीं है, हमने पहले ही बता दिया ना कि पैसा हो गया आपके पास, अब आप चाहे जो चीज़ खरीद लीजिए। एज मनी एक्ट्स एज इंटरमीडिएट, क्योंकि मनी जो है इंटरमीडिएट के रूप में काम करती है अर्थात माध्यम का काम करती है, तो क्या है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। इसीलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मनी क्या करती है, ये इंटरमीडिएट अर्थात माध्यम का काम करती है,
इंटरमीडिएट को आप मीडियम भी कह सकते हैं कि एज मनी एक्ट्स एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ऐसा भी कह सकते हैं। सो इट इज, यहाँ आगे लिखा ही है, वही चीज लिखा है, इंटरमीडिएट ही लिखना जरूरी है यहाँ पर। एज मनी एक्ट्स एज इंटरमीडिएट इट इज आल्सो कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। अगला नंबर देखिए, ये चीज़ हो गया, इतना आपको बात समझ में आ गई होगी, तो ठीक ना। आगे देखिए, डिफरेंट फेजेज ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंजेज आर। अब यहाँ देखिए डिफरेंट फेज मतलब कि अलग अलग जो चरण थे किसका, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के। अलग अलग चरण मतलब अर्थात अलग अलग चरण का मतलब होता है समय के अकॉर्डिंग, कि एंशियंट टाइम में कैसे होता था, फिर मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है, फिर जो आपका मिडुअल टाइम था, ठीक है, मिडुअल टाइम में कैसे होता था लेन देन, उसकी बात यहाँ किया गया है। वो चीज़ है कि डिफरेंट फेजेज ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आर, ठीक ना। ये भी आप जानते रहिए कि कब कब क्या था। देखिए एंशियंट फेज में क्या था, एंशियंट मतलब कि प्राचीन काल में, बहुत पहले, ठीक ना, जब पैसा ऐसा की खोज नहीं हुआ था, ऐसे पैसे से नहीं थे, तो बहुत पहले क्या होता था, इट इज़ द टाइम बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए एंशियंट टाइम में क्या था, इट इज़ द टाइम बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स, तो जब कि कॉइन्स वगैरह की खोज नहीं हुई थी एंशियंट टाइम में, भाई कॉइन्स वगैरह थे ही नहीं, ठीक है। इसका नहीं हुआ था तो क्या लोग यूज करते थे, यही यूज करते थे सामानों का, एक दूसरे से अदला बदली कर लेते थे, जैसे ग्रेन्स अनाज का कर लेते थे, कैटल जो पशु होते थे इसका भी इस्तेमाल लोग करते थे, पशुएं दे करके सामान ले लेते थे, इस तरह से उनका ठीक इस तरह से कर लेते थे, ये बातें थी। और उसके बाद फिर आगे देखिए कि सेकंड नंबर के मेडिवल फेज में क्या हुआ, आफ्टर द बार्टर सिस्टम के बाद केम द यूज ऑफ मेटालिक कॉइन्स लाइक गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स। बाद में मेडिवल टाइम में ये सब यूज होता था, मेटालिक कॉइन्स यूज होते थे, धातु के सिक्के यूज होते थे, जैसे गोल्ड के, सोने के सिक्के, सिल्वर के सिक्के, कॉपर के सिक्के, ये सब यूज होते थे मेडिवल फेजेज में, ठीक है। मेडिवल समय में, मध्यकालीन समय में, अर्थात एंशियंट और मॉडर्न के बीच का जो टाइम है, उस समय में यही गोल्ड के, कॉपर के, सिल्वर, ये सब चीज़ यूज होते थे, कॉइन्स के रूप में, सिक्के के रूप में ये यूज होते थे, ठीक ना। ये चीज़ था। उसके बाद फिर आगे आपका है मॉडर्न फेज। मॉडर्न फेज में क्या होता था, इन द मॉडर्न फेज करेंसी नोट्स, पेपर नोट्स एंड कॉइन्स आर यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आज अपने समय में हम लोग जो देख रहे हैं, इस टाइम में क्या यूज हो रहा है, पेपर नोट्स हम लोग देखते हैं, कॉइन्स भी है ये भी देखते हैं, है ना, यही यूज होता है, ठीक। करेंसी नोट्स में जो आपके हैं, करेंसी नोट्स, पेपर नोट्स, कॉइन्स, ये करेंसी नोट्स में आता है पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, ठीक, ये सब यूज करते हैं। आज अपने समय में हम देख रहे हैं, आज आप अपने टाइम में यही चीज़ यूज हो रहा है, इसको हम लोग देख भी रहे हैं। फिर आगे देखिए अगला पॉइंट इसमें दिया गया है कि डिपॉजिटर्स कैन विथड्रा दियर मनी, ठीक है, एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। इसका मतलब क्या होगा, डिपॉजिटर्स क्या होते हैं, पहले ये भी यहाँ जो वर्ड आता है एक ही, इसको पहले समझते चलिए कि ये डिपॉजिटर्स होते कौन है। अब यहाँ देखिए जो डिपॉजिटर्स होते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन भी इस पर भी बन सकता है आप क्वेश्चन कि हु आर कॉल्ड डिपॉजिटर्स या हु आर डिपॉजिटर्स, ठीक, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। तो डिपॉजिटर्स क्या होते हैं, यहाँ देखिए कि दोज पर्सन्स हु ओपन एन अकाउंट, ठीक है, दोज पर्सन्स हु ओपन एन अकाउंट एंड डिपॉजिट मनी इन द बैंक, ठीक ना, आर कॉल्ड डिपॉजिटर्स। सीधी सीधी बात है, मतलब द पर्सन्स हु ओपन, अपना ओपन करते हैं क्या, एन अकाउंट, अपने अकाउंट ओपन करते हैं, एंड डिपॉजिट मनी, और मनी को डिपॉजिट में जमा करते हैं, इन द बैंक में, आर कॉल्ड डिपॉजिटर्स, उनको हम डिपॉजिटर्स कहते हैं। तो डिपॉजिटर्स के बारे में भी देख लीजिए आप कि क्या है यहाँ पर कि डिपॉजिटर्स कैन विथड्रा दियर मनी। अब डिपॉजिटर जो होते हैं अपने मनी को विथड्रा भी करते हैं, भाई जो जमा करता है वो अपना पैसा लेता भी है, तो डिपॉजिटर्स अपना पैसा ले सकता है, कहाँ से लेगा, बैंक से ले सकता है। व्हेन दे रिक्वायर्ड,
जब उनको आवश्यकता होती है तो वो अपना पैसा बैंक से लेते हैं, लोग, हम लोग भी लेते हैं, सारे लोग लेते हैं। डियर फॉर, इसलिए दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। अब बताइए यहाँ पर डिमांड डिपॉजिट की बात आ गई, तो डिमांड डिपॉजिट अर्थात जो पैसे लोग जमा किए रहते हैं बैंक में, जब उनको आवश्यकता होती है तब वो जाकर उस पैसे को विथड्रा करते हैं बैंक से, ठीक है। तो उनको जो डिमांड करते हैं उनको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, उसी को डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। अब यही अब डिमांड डिपॉजिट पर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट पर, तो डिमांड डिपॉजिट पर अगर क्वेश्चन बनेगा तो उसको कैसे करेंगे आप? डिमांड डिपॉजिट पर अगर मान चलिए क्वेश्चन बन गया तो उसको कैसे करेंगे कि डिमांड, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड डिपॉजिट, या वाई आर डिमांड डिपॉजिट्स कंसिडर्ड एज मनी, किसी भी तरीके से पूछ सकता है कोई जो है। तो आप करेंगे क्या कि डिपॉजिटर्स हु डिपॉजिटेड दियर मनी इन द बैंक्स व्हेन दे रिक्वायर्ड दे विथड्रॉ द मनी, तो दिस इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। यानी जब आप अपने लैंग्वेज में आप इसी चीज़ को लिखिए, जब उनको आवश्यकता होती है तब अपना निकाल सकते हैं पैसे, तो उसको इसी तरह से किया जाता है, ठीक है ना। तो और इसी प्रकार किया जाता है। तो अब अगर क्वेश्चन इस पर व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड डिपॉजिट, अब यही आ गया मान लो क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट क्या है। अब इसको कैसे करेंगे डिमांड डिपॉजिट को कि डिपॉजिटर्स कैन विथड्रॉ दियर मनी फ्रॉम दियर बैंक अकाउंट, ठीक है। डिपॉजिटर्स कैन विथड्रॉ दियर मनी फ्रॉम दियर बैंक अकाउंट एज एंड व्हेन दे रिक्वायर, जब उनको आवश्यकता होती है। देयर फॉर दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स, उसी को डिमांड डिपॉजिट्स कहते हैं, ठीक है। वो डिमांड डिपॉजिट है, अर्थात डिपॉजिटर पैसा बैंक में जमा करते हैं, जब उनको आवश्यकता होती है उसको निकालते हैं, वही जो पैसा वही जो निकालते हैं उसी पैसे को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। जो उनकी पैसा डिमांड की जाती है, उनको इतना पैसा, भाई कि कोई जमा करते हुए गया, कभी पैसा उसके पास 2 लाख रुपए हो गया बैंक में जमा, वो किसी दिन गया हमको आज 40,000 रुपये चाहिए, तो यही 40,000 रुपया क्या है? डिमांड डिपॉजिट है, ठीक है ना। इसी को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद फिर देखिए ये हो गया आपका। अब इसमें जो है सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब समझने से क्वेश्चन आप समझिए कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। अगला देखिए पॉइंट, सी में अगला पॉइंट आ गया। अब आ गया यहाँ पर चेक की बात आ गई, चेक की बात, ठीक है। अब ये चेक की बात यहाँ दिया गया है कि चेक क्या चीज़ होता है ये भी जान लो कि अ चेक इज अ पेपर। चेक तो एक पेपर पर ही लिखा जाता है, एक पेपर होता है उस पर बहुत कुछ जो है प्रिंट रहता है। चेक ऐसे नहीं होता कि पेपर आपने कॉपी से निकाल लो कह दो ये चेक है, ऐसा नहीं होता है। उसका चेक का एक माध्यम होता है, एक उसका नियम कानून होता है, उस पर सब कुछ लिखा रहता है, ठीक ना। वो चेक होता है। तो यहाँ देखिए कि जो आपका चेक है कि अ चेक इज अ पेपर, चेक एक पेपर है, एक स्पेशल पेपर है, ठीक है। दैट इंस्ट्रक्ट्स द बैंक, जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करती वही चेक पर लिखा होता है, इंस्ट्रक्शन उस चेक पर लिखा होता है। उसी चेक को दे करके बैंक के वर्कर समझ जाते हैं कि ये हमको इसमें क्या करना है। तो इसलिए अ चेक इज अ पेपर, या ये भी लिख सकते हो चेक इज अ स्पेशल पेपर दैट इंस्ट्रक्ट्स, जो कि निर्देशित करती है। कौन निर्देशित करती है? चेक निर्देशित करती है। द इंस्ट्रक्ट द बैंक टू बाई अ स्पेसिफिक अमाउंट टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पेयर्स अकाउंट, अर्थात कि वो चेक में लिखा होता है पेयर्स के अकाउंट, पेयर मतलब अदाकर्ता जो होता है, जो पैसा जमा किया हुआ बैंक में, उसके अकाउंट से क्या करेंगे आप, उसके अकाउंट को से पैसे जो है पे करना है, ठीक है। उसके अकाउंट अर्थात जैसे कोई पर्सन है उसका अकाउंट है, तो उसके अकाउंट में जो पैसा मान लो 10 लाख रुपए जमा है, उसमें से वो 1 लाख चाहता है, अर्थात 1 लाख रुपए उसको दिया जाए, ठीक है। ये चीज़ होता है। तो अ चेक इज अ पेपर, यहाँ पे देख लीजिए, बार बार समझा देता हूँ, आप पास है उसको लिख लीजिएगा। अ चेक इज अ पेपर दैट इंस्ट्रक्ट्स द बैंक, चेक क्या करती है? बैंक को इंस्ट्रक्ट करती है टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट, एक स्पेसिफिक एक विशेष अमाउंट जितना लिखा गया हो। अब वो जो 10,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, कुछ भी रहे, तो वही स्पेसिफिक अमाउंट है उसको जो है पे करे, ठीक ना। किसको पे करे? डिपॉजिटर को पे करे। कौन पे करे? बैंक पे करे, ठीक ना। फ्रॉम द पेयर्स अमाउंट, पेयर्स अकाउंट से ही वो करे, ठीक ना। पेयर्स अकाउंट से वो
करे, पेयर्स की जो अकाउंट है, टू द पर्सन, ठीक ठीक है, टू द पर्सन उस व्यक्ति को, इन हुज नेम इज द चेक हैज बीन इशूड, जिसके नाम से चेक इशू किया गया, उसी व्यक्ति को वो पे करेगी जिसके नाम से चेक इशू किया गया है। अर्थात चेक जिसके नाम पर होता है, जिसके नाम से चेक इशू होता है, उसी को जो है पैसा जो है पे करेगी वो, जिसके नाम से। मान लो देखिए क्या होता है, लोग कहते हैं पैसा मान ले लिए, कहते हैं हम आपको चेक दे रहे हैं, ले लीजिए चेक, जा करके भुना लीजिए, ठीक, हम आपको चेक दे रहे हैं। तो जिसका नाम लिखा रहेगा उसी को वो जो है पैसा देगी। कौन देगी? बैंक देगी। उसी व्यक्ति को पैसा देगी, उसका सिग्नेचर लेगी, उसी व्यक्ति को पैसा देगी, ठीक ना। और किसके अकाउंट से? जिन्होंने चेक काटा है उनके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, ठीक है। जैसे मैं मान लो किसी व्यक्ति को पैसा दे रहा हूँ, अपने मैंने चेक लिख के दे दिया, वो गया बैंक, हमारे अकाउंट से पैसा कट करके उसके पास चला जाएगा। ये चीज़ होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अच्छे कीजिए पेपर दैट इंस्ट्रक्ट द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पेयर्स अकाउंट। पेयर्स मतलब अदाकर्ता के अकाउंट से, अर्थात मैं अदा कर रहा हूँ तो हमारे अकाउंट से पैसा कटेगा, ठीक है। टू द पर्सन उस व्यक्ति को पैसा दिया जाएगा, बैंक उस पर व्यक्ति को देगी, इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड, जिसके नाम से चेक इशू किया गया है, ठीक ना। ये भी समझ लीजिए। अब चेक के भी अब आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज चेक। अब आप यही पूरा आपके सामने है, समझा भी दिया हूँ। अगला देखिए पॉइंट इसमें, आउट ऑफ द टोटल मनी डिपॉजिटेड विद द बैंक्स। अब देखिए बैंक में जो लोग पैसे जमा करते हैं, आउट ऑफ द टोटल मनी डिपॉजिटेड विद बैंक्स, जितना पैसा बैंक में जमा होता है, मतलब आउट ऑफ टोटल मनी डिपॉजिटेड विद द बैंक्स, अर्थात बैंक में जितना पैसा जमा होता है 15%, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 15% ऑफ इट इज केप्ट एज मिनिमम कैश बैलेंस टू पे टू द डिपॉजिटर्स। जितना पैसा होता है बैंक के पास, लेन देन जितना होता है, उसमें से 15%, 15% बैंक अपने पास रख लेती है टू पे टू द डिपॉजिटर्स, डिपॉजिटर्स को पे करने के लिए। भाई पैसे जो जमा कर रहे हैं तो निकालेंगे भी ना, अपने पास नहीं रखे रहेगी पैसे तो क्या कैसे, कहाँ से पैसे देगी, ठीक ना। तो वो बैंक अपने पास उतना रख लेती, जितना लेन देन होता है उतना उसमें से 15% वो रख लेती है। और किसको पे करने के लिए? डिपॉजिटर्स को। डिपॉजिटर हमने पहले बताया जो पैसा जमा करते हैं, ठीक है, उनको डिपॉजिटर। हम लोग क्या हैं? डिपॉजिटर भी हैं, ठीक है, पैसे को लेते भी हैं देते भी हैं। तो हु डिपॉजिटर को पैसे देने के लिए करती है, हु माइट कम टू विथड्रा मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे, किसी भी दिन, एनी वर्किंग डे, किसी भी दिन वो जो है पैसा लेने के लिए आ भी सकता है। इसलिए बैंक 15% अपने पास जो है रखती है, सेफ रखती है 15%, और वो भी मिनिमम कैश के बैलेंस के रूप में, मिनिमम कैश। ऐसा नहीं कि जितना पैसा होता पूरा पूरा डेली का जमा हो रहा है, डेली वो बैंक रख रही है, डेली रखती है, वो भी लोग भी अपना कहीं लगा देते हैं, ठीक है। वो भी बताया जाएगा बाद में आपको दूसरे चैप्टर में, ठीक। तो ये चीज़ हो गया, ये भी बात आप समझ लीजिए। और उसके बाद फिर यहाँ देखिए कि अगला पॉइंट यहाँ दिया गया है कि द बैंक्स चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए द बैंक्स चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द बारोवर्स। अब देखिए बारोवर्स भी यहाँ पर होते हैं। बारोवर वाले कौन कौन होते हैं? बारोवर जो उधार पैसे लेते हैं, ठीक ना, उनको हम बारोवर बोलते हैं, ठीक। जो पैसे उधार लेते हैं उनको बारोवर कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको बारोवर भी समझ लेना है को, अभी कि हु आर कॉल्ड बारोवर्स। मान लो अगर ऐसे आ गया कुछ, हु आर कॉल्ड बारोवर, बारोवर भी समझ लो क्या होते हैं कि ऑल दोज पर्सन्स हु टेक क्रेडिट या लोन, क्रेडिट को लोन भी कहते हैं, कि ऑल दोज पर्सन्स हु टेक लोन फ्रॉम द बैंक्स आर कॉल्ड बारोवर्स, आर नोन एज बारोवर्स, ठीक ना, यही बारोवर होते हैं, ठीक ना। ऑल दोज पर्सन्स हु टेक लोन फ्रॉम द बैंक्स, सीधे सीधे है, जो लोग ऐसे व्यक्ति जो पैसे लेते हैं उधार, बारो करते हैं पैसे को, ठीक है, उनको क्रेडिट लेते हैं, ये करो, या लोन लेते हैं, ठीक। यहाँ क्रेडिट, टेक क्रेडिट या टेक लोन फ्रॉम द बैंक, ठीक। क्लियर हो गया ये चीज़, बस इतनी हिसाब से इसको इजी वे में आप समझ लीजिए, तो ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए इसमें पॉइंट ये दिया है कि द बैंक्स चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द बारोवर्स। अब ये चार्ज करती है, जो
बारोवर पैसे लेने जाएंगे ना, उस पर थोड़ा सा हाई इंटरेस्ट चार्ज करती है। जैसे मतलब ये कि जो डिपॉजिटर हैं उनको भी पैसा देती है तो उनको भी कुछ न कुछ पैसा मिलता है, ठीक है, ब्याज के रूप में। उनका पैसा अगर जमा हुआ है तो पैसा उनको ब्याज के रूप में मिलता है। तो जो पैसा मिलता है ब्याज के रूप में, तो उनको जो ब्याज देती है बैंक, जो ब्याज देती है, मान ली सपोज दैट उनको जो है 5% ब्याज देती है, ठीक है। पैसा जो उनका लिया, मान लो 1 लाख रुपये जमा की है, 1 लाख रुपये में जो है 5% उनको ब्याज दे रही है, ठीक। अगर कोई वही पैसा उनका जमा है तो वही पैसा तो लोन दे देती है ना गवर्नमेंट, ये बैंक लोन दे करके उस पर फ़ायदा कमा लेती है, ठीक ना। ऐसा नहीं अपने पास यहाँ बैंकों में नहीं पड़ा रहता पैसा, वो सब लोन दे देते हैं, उस पर इंटरेस्ट लगाते हैं, ठीक ना, उस पर इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ पर कि द बैंक चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द बारोवर्स, बारोवर्स से हाई इंटरेस्ट रेट जो है करती है, पे कर वो लगाती है, एंड पे लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट, और लेस रेट उसको पे करती है, किसको, टू द डिपॉजिटर को कम। जैसे मान लो डिपॉजिटर को 5% दे रही है तो उनको 8% ब्याज लगा दी, सपोज दैट मान चलिए कि 8% ब्याज, जो बारोवर उनको 8% लगा दिया, 10% लगा दिया, है ना। तो एंड द डिफरेंस, और जो डिफरेंस है मान लो 5% है, किसको देगी, डिपॉजिटर को, और लगाई ब्याज कितना, 7%, सपोज दैट 7% लगा दिया बारोवर को, कितना अंतर आया, 2%। तो इसी 2% को क्या कहते हैं कि यही डिफरेंस जो मिल रहा है इसको क्या कहा जाएगा, इज़ द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक्स। इसको बैंक के इनकम का यही सोर्स है। भाई बैंक अगर सेवा दे रही है, बैंक आपको पैसे जमा कर रही है, सेवा दे रही है, तो उसको भी तो कुछ पैसा चाहिए ना। तो जो पैसा बचा 2%, ठीक है, 5 आपको दे दिया, 2 बच गया, जो 2 बचा वही सोर्स ऑफ बैंक का इनकम है, ठीक ना, वही सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द बैंक्स, वही बैंक के इनकम होते हैं। अब देखिए, अब इसमें इतना ये पॉइंट हो गया, इसको हमने आपको पूरा डीपली जो है एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस जितने आते हैं ऐसे ढंग से क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ आप समझ ही गए हैं। तो इसमें चाहे जैसा क्वेश्चन, कभी भी क्वेश्चन जो है इस तरीके के भी आ जाते हैं ना कि आपको थोड़ा सा अपने से सोचने को मजबूर करता है वो, तो सोचा करिए कैसे किस तरह से इसमें हमको आंसर करें, ऐसा भी क्वेश्चन रहता है। आपको कंसेप्ट आना चाहिए, मेन कंसेप्ट आपको समझ में अगर आ जाता है तो बहुत बढ़िया है कि नहीं। अगर आप समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।